हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। आई होप सभी अच्छे होंगे। सबको राम राम, सत श्री अकाल, व्हाटएवर जो भी आप लेना चाहे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं एनसीएफ 2005, यानी एनसीएफ के बारे में जानेंगे। एनसीएफ की शुरुआत कहाँ से हुई, किस किस ने इस पे काम किया, बेसिक क्या है इसकी। तो सबसे पहले हम भूमिका जानेंगे कि जो बेस क्या है एनसीएफ का, और ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले चलिए टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, और आई होप सभी जो है हैंड रिटन नोट्स को रिकैप भी करने लग गए होंगे, क्योंकि रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पढ़ लिया उससे अच्छा है कि थोड़ी चीज़ें हम 2 या 3 बार पढ़ें, ठीक है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस लगाएंगे यहाँ, क्योंकि अगर हम क्या होता है हमारे साथ, एक बात बता ही देती हूँ, यहाँ एड ऑन करती चलती हूँ। हमारे साथ क्या होता है, हम भागते हैं, जब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाता है हमारे ना, हम भागते हैं, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो अब हम क्या है, जो 1-2 टॉपिक रहते हैं वो कंप्लीट करने के बाद हम फिर से रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे। हमारे साथ यही समस्या होती है कि हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, एक ही बार में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उनको हम प्रैक्टिस करके नहीं देखते। तो थोड़ी चीज़ें पढ़े, बार बार उनको रिकैप करें, तो हमारा जो सीटेट है वो आसानी से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, ज़्यादा लेंथी चीज़ें तो होती है, लेकिन बार बार हम जब प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ हमारे माइंड में सेट बैठ जाती है। तो कम चीज़ें, जैसे जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं करवाती चली आ रही हूँ, ठीक है। तो आप आशा बनाए रखें, उससे बाहर कुछ चीज़ें नहीं जाने वाली है। तो बार बार आप वीकेंड में उन्हें रिमेंबर भी करते रहे, साथ साथ कि जो हमारी जो मेमोरी है उनमें फिर से वो जो सूचनाएं हमने फीड की थी वो फिर से दिमाग में आ जाए, ठीक है। पढ़ते ही हम आंसर कर पाएँ। तो चलिए, आज एक नया टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो सबसे पहले हम एक एक वर्ड्स को यहाँ तोड़ेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ से चीज़ें पूछ ली जाती है। तो पाठ्यचर्या का अगर हम हिंदी में रूपांतरण करते हैं, ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलें तो करिकुलम को अगर हम तोड़े, करिकुलम का हिंदी रूपांतरण जो है क्यूरेर बनेगा। क्यूरेर का मतलब है दौड़ का मैदान, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान या रेस कोर्स। अब ये क्या है, इन शब्दों से हमें क्या बातें पता चलती है कि कोई भी जो बच्चा है, ठीक है, उसको एक रेस का मैदान दिया गया है कि अब यहाँ से बच्चा यहाँ से चलकर उसको यहाँ तक पूरा कवर करना है, पूरा वो रेस का मैदान है। यानी बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर, चारों तरह के डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाता है, जिससे बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास हो। यानी क्या है, बालक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उस पर दौड़ता है। यानी बच्चे के जीवन में जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव छोटे होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना के फिर एम्स तक पहुंचा जाता है, लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। पहले शुरू में क्या होता है, हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उद्देश्य बनाएंगे, और जैसे जैसे उन उद्देश्यों को हम अचीव करते जाते हैं और हम अपने एम्स तक और फिर गोल तक पहुंचते जाते हैं। तो सबसे जो पीक की चीज़ है वो गोल होती है, यानी लक्ष्य तक प्राप्त कर लिया। अगर हम लक्ष्य तक पहुंच गए तो यानी क्या है, हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो बालक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उस पर दौड़ता है। यानी करिकुलम वो रेस का मैदान है जिससे बच्चा क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उस पर रेस लगाता है, दौड़ता है। तो अब बात आती है एनसीएफ की। अभी तक जो एनसीएफ है वो एनसीएफ 4 बार बनाया जा चुका है, और 4 बार बनाया जा चुका है। ये सन भी हमें याद रखनी जरूरी है, ये ईयर भी हमें याद रखना जरूरी है। तो एनईपी थी एक, एनईपी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, ये क्या है, 1961 में आई। क्या है, एनईपी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है ये 1961 में आई, और इसने ही सुझाव दिया कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम बच्चे का जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सके। लेकिन इसकी बात को इतनी मान्यता नहीं मिली, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, समय बीतता गया। फिर क्या है,
1975 में पहली फर्स्ट रूपरेखा तैयार की गई कि हाँ ऐसा एनसीएफ बनाया जाना चाहिए। तो ये पहली रूपरेखा यहाँ डिटेल में नहीं पूछी जाती, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एनसीएफ की फर्स्ट रूपरेखा है वो कब बनी 1975 में, दूसरी बनी 1988 में, 1988 में, तीसरी बनी 2000 में, थर्ड इसे अनौपचारिक माना जाता है। ठीक है, ये इनफॉर्मल थी, पूरी तरह से इसे लागू करके नहीं देखा गया था, फील्ड में नहीं उतारा गया था। और आजकल जो चलती है, आज जो हमारे पास जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो एनसीएफ 2005 वाला ही है। ठीक है, 2005 ये फोर्थ रूपरेखा है जिसे हम सीडीपी के सिलेबस में पढ़ते हैं। तो अब ये इसकी शुरुआत क्या है, जो एनसीएफ है, एनसीएफ की शुरुआत है ये कहाँ से हुई। ठीक है, तो हमने पढ़ा 1975 में पहली रूपरेखा बनाई गई, दूसरी 1988 में बनाई गई, तीसरी बनाई गई 2000 में, ये जो अनौपचारिक थी, और जो चौथी है, 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो चौथी रूपरेखा है ये 2005 में बनाई गई। ठीक है, कब बनाई गई 2005 में। तो इनकी जो सेक्रेटरी थी, ये इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, श्वेता उत्पल। ठीक है, जो सेक्रेटरी थी एनसीएफ की, जो करिकुलम बनाया जा रहा था उसकी जो रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तो इसका जो सचिव थी श्वेता उत्पल थी। और जो इसमें जब रूपरेखा तैयार कर दी गई उसमें जो भाषा से संबंधित जो अशुद्धियाँ हो गई थी, जो एरर हो गया था, उसे दूर किसने किया, नामवर सिंह। ठीक है, याद रखेंगे, नामवर सिंह का एक पर्सन था जिन्होंने जो भाषागत अशुद्धियां हैं उसको दूर किया था। फिर क्या है, नेतृत्व किसने किया, यानी लीडर कौन था, लीडर थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। इन्होंने संचालन समिति का गठन किया, यानी संचालन समिति का गठन किया किसने, प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने। इन्होंने क्या किया, संचालन समिति में 35 सदस्य थे, 35 सदस्य को ऐड किया ताकि उनसे अलग अलग आइडियाज़ ले सके कि हम किस तरह से क्या चीज़ करिकुलम में शामिल करें जिससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। तो 35 थे, इन्होंने जो समिति बनाई थी उसमें। फिर क्या है, 3 सदस्य एनसीईआरटी के थे, नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये क्या है, एनसीईआरटी के 3 सदस्य थे जो संचालन समिति में, कई बार ये चीज़ें पूछ ली गई है, रीट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जो एनसीएफ की जो संचालन समिति थी उसमें कितने सदस्य थे। तो उसमें तो थे 35 यानी 35 सदस्य थे, 35 मेंबर थे। और फिर 3 ऐड और हो गए, एनसीईआरटी के बंदे और आ गए, और फिर टोटल हो गए। टोटल पूछ लिया जाए तो 38 कहेंगे, क्योंकि 3 जो पर्सन है वो एनसीईआरटी के भी इसमें शामिल हो गए थे। लेकिन वैसे नॉर्मल पूछा जाए, ठीक है, दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, टोटल पूछा जाए तो हम 38 पे टिक करेंगे। अगर वैसे पूछ लिया जाए तो एनसीएफ की जो संचालन समिति थी उसमें कितने मेंबर थे तो 38 बताएंगे, और संचालन समिति के कितने सदस्य थे जब ये बनी थी तो 35। ठीक है, टोटल और दोनों याद रखेंगे। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से दिया गया है, टोटल पूछ रहा है या वो ओनली सिर्फ संचालन समिति के सदस्य की बात कर रहा है। संचालन समिति जो यशपाल शर्मा ने बनाई थी उसमें 35 थे, और बाद में 3 एनसीईआरटी के मेंबर और आके जुड़ गए थे, टोटल हो गए थे 38। फिर क्या है, ये एनसीईआरटी ही ये रूपरेखा बनाती है, यानी जो करिकुलम की जो चारों की चारों जो रूपरेखा बनी गई ये एनसीईआरटी ही बनाती है, एनसीईआरटी ही इन पर रिव्यू देती है। ठीक है, बनाने के बाद व्यू के बाद फिर से दोबारा देखेगी कि क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, किन्हें हमें हटा देना चाहिए, किसे हमें लागू करना चाहिए। तो ये चीज़ देखने का काम एनसीईआरटी करती है। ठीक है, एनसीईआरटी आज के डेट में सबसे बड़ा एक मंत्रालय है हमारे पास जो एजुकेशन के ऊपर काम करती है, यही सभी चीज़ पर रिव्यू देखती है। ठीक है, फिर क्या है,
ये हो गया 38 सदस्य थे एनसीईआरटी ये रूपरेखा बनाती है। फिर 21 फोकस समूह का गठन किया गया, यानी राष्ट्र। तो 21 फोकस समूह और कुछ फील्ड के ऐसे व्यक्ति उठाए गए जो क्या थे, शिक्षा के एजुकेशन के फील्ड में जानकार थे, और उन्हें ये बोला गया कि आप अलग अलग देश का करिकुलम चेक करें और उन पर रिव्यू दें, और किस आधार पर अलग अलग देशों का इन्होंने जो है करिकुलम चेकआउट किया, जो ये 21 फोकस समूह थे, और फिर उनमें से जो चीज़ इन्हें बेस्ट लगी वो चीज़ करिकुलम में ऐड कर दी गई। ये चीज़ भी पूछ ली जाती है कि जो फोकस समूह है वो कितने थे, तो ये 21 फोकस समूह थे। और क्या है, जो ये समिति बनी, जो यशपाल शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया, ये किसकी अनुशंसा थी, एमएचआरडी की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठन किया गया। ठीक है, एमएचआरडी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है हमारा, उन्होंने अनुशंसा की और उनकी अनुशंसा पर यशपाल शर्मा को लीडर बनाया गया, और इन्होंने क्या है, एक समिति का गठन किया, और उस समिति में 35 सदस्य थे और 21 फोकस समूह थे जो अलग अलग तरह की जानकारियां अलग अलग राष्ट्रों से उठाकर लाए थे, और वो चीज़ें फिर करिकुलम में ऐड कर दी गई थी। फिर क्या है, अनुशंसा थी। फिर इन्होंने जो समिति बनाई, ये कब बनाई, 1943 में। देखो कितना समय हुआ, फिर ये कितना समय लगा, 1993 में मीटिंग चल रही है, फिर 2005, देखो 2005 आ गया, कम से कम 12 साल हो गए, 12 साल लगे। प्रोफेसर यशपाल समिति ने बनाई इन्होंने। फिर जो एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया वो क्या है, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है उनका एक ऐसे है, उनका एक निबंध है, सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। उसमें से क्या उठाया गया, जब ये स्टार्ट होता है एनसीएफ 2005, उसमें एक लाइन दी गई, सृजनात्मकता एवं उद्धार आनंद बचपन की कुंजी है। यानी जो क्रिएटिविटी है ना, वो क्रिएटिविटी और जो उद्धार है वो क्या है, चाइल्डहुड की है। ठीक है, क्रिएटिविटी और जो उद्धार है, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। ठीक है, यानी उदारवादी है जो आनंद बचपन की कुंजी है, ये कहना है रविंद्रनाथ टैगोर का। जैसे ही हम अपना एनसीएफ ओपन करते हैं तो शुरुआत में ये लाइनें लिखी होती है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक ये एस्से था जो सभ्यता और संस्कृति पर लिखा गया था, और इन्हीं लाइनों से इस एनसीएफ की शुरुआत होती है। जैसे हमारे भारत का जो जब हम संविधान पढ़ते हैं तो फ्रंट में जो लाइनें लिखी होती है, हम भारत के लोग, वैसे ही ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की शुरुआत होती है किन अक्षरों से, सृजनात्मकता एवं उदार आनंद बचपन की कुंजी है। ये पूछ ली जाती है, मस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता और प्रगति, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये एक इनका एक ऐसे था जिनसे ये लाइनें उठाई गई है जब ये स्टार्ट होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, फिर दौड़ का मैदान के बारे में चर्चा कर ली, एनसीईआरटी की रूपरेखा के बारे में डिस्कशन कर लिया। तो कल की जो वीडियो आएगी एक बार फिर से रिकैप करते हैं। क्यूरेर, जिसका मतलब है दौड़ का मैदान, बच्चा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए उस रेस के मैदान पर दौड़ता है, चक्कर लगाता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट करता है। और जो इसकी जो मेन थीम है एनसीएफ की, मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। ये क्या कहती है कि बच्चे पर शिक्षा कोई बोझ नहीं है, उसे बर्डन लेस एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, यशपाल समिति, यशपाल के बारे में पढ़ा, यशपाल शर्मा इनके अध्यक्ष रहे, जो सचिव है वो श्वेता उत्पल जी रही, और जो भाषागत अशुद्धियां हैं उसको दूर किया नामवर सिंह ने। टोटल जो संचालन समिति यशपाल जी ने बनाई थी उसमें 35 सदस्य थे। बाद में 3 एनसीईआरटी के और मेंबर आ गए, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ही इन रूपरेखा को देखती है। फिर टोटल 38 हो गए थे। 21 फोकस समूह थे। ठीक है, याद रखेंगे 21 फोकस समूह थे। फिर क्या है, ये फोकस समूह ने अलग अलग राष्ट्रों में भ्रमण किया और वहाँ देखा कि कौन सा करिकुलम बेस्ट है। तो कुछ जो भी कुछ अच्छा लिखा लगा उनमें से कुछ पॉइंट निकाल कर हमारी एनसीएफ में
वो ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो ये कुछ बात थी, ये हमने भूमिका बांध दी है। और कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम जानेंगे कि जो उद्देश्य है, जो मार्गदर्शी सिद्धांत है, जो प्राइमरी कक्षाएं हैं उनके लिए किस तरह का करिकुलम होना चाहिए और जो माध्यमिक कक्षाएं हैं उसके लिए किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को डीप में करने से पहले हमें पता होना चाहिए। ये चीज़ें पूछ ली जाती है, काफ़ी बार पूछी जाती है। यहाँ से तो लाइन टू लाइन DSSB में क्वेश्चन। तो चलिए, हमने जान लिया था कि जो NCF का जो बेस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। NCF कौन कौन अध्यक्ष रहा, किस किस ने भाषा पर काम किया, कितने समूह बनाए गए, कितने सदस्य थे। तो ये आपको टू द पॉइंट ये फैक्ट है, आपको रटने ही रटने पड़ेंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि लाइन टू लाइन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, और यहाँ से सबसे ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ बातें हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो अब क्या है, जो हमारा जो NCF है, नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, उसको क्या है, उसको मान्यता कौन देता है। भाई हाँ, बिल्कुल आपने ये रूपरेखा बना ली, ये डिज़ाइन तैयार कर लिया आपने, तो ये सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, उनके आने वाले जीवन को देखते हुए ये बिल्कुल सही है। और फिर उस डिज़ाइन को देखने के बाद ही फिर वो क्या है, लागू किया जाता है। ऐसे ही कानून होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद लास्ट में राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप में जाता है, ताकि वो अपना फाइनल डिसीजन दे सके। तो हमारी क्या थी, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पूरी तरह से तैयार हो चुका था। 1993 में ये एक समिति बनाई गई थी, यशपाल शर्मा जी इनके अध्यक्ष थे। तो कार्यवाही उस पर चलती रही, फिर 2005 में इसे लागू किया गया। यानी स्टेप से होते 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 इसको लगभग 12 साल लग गए लागू करवाने में। तो 12 साल में जाकर हमारे पास जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा हमारे सामने आई। तो ये क्या है, एक मैंने पॉइंट लिखा है, ये निर्माण की जो स्वीकृति है, कि जो सबसे पहले क्या है, डिज़ाइन बनाने से पहले जो स्वीकृति देता है कि यस आप इस चीज़ पर काम कर लीजिए, जो भी एजुकेशन के मामले होते हैं, फील्ड में जुड़े होते हैं। तो CABE एक ऐसी संस्था है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, सेंटर को एडवाइस देती है, सलाह देती है एजुकेशन के बारे में। भाई हाँ, ये समस्या आगे आ सकती है, बच्चे के जीवन को सुधारने के लिए, उसमें चहुमुखी विकास करने के लिए आप इन चीज़ों पर चर्चा करें, और उन पर चर्चा करके एक ऐसा विषय वस्तु पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम लेके आए जो बच्चे के जीवन को पूरी तरह बदल दे, और बच्चे का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। तो ये क्या है, जो निर्माण की स्वीकृति देती है, ये कौन सी संस्था देती है कि हाँ अब इस चीज़ पर आप क्या है, कानून बना सकते हैं या रूपरेखा बना सकते हैं। ये एजुकेशन का मामला है, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये इन्हें परमिशन देती है कि यस आप इस विषय पर काम कर लीजिए। तो आज की डेट में जो हमारे शिक्षा मंत्री है सेंटर में, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, याद रखेंगे, लिख भी लीजिए, कई बार करंट की चीज़ें भी पूछ ली जाती है कि शिक्षा मंत्री कौन है। तो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, याद रखेंगे। जो वर्तमान में हाल फिलहाल में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, तो इनकी भी सलाह ली जाती है, कोई भी चीज़, हर चीज़ से सलाह ली जाती है। फिर लास्ट में जब फाइनल डिसीजन होने के बाद तब कोई कानून जाके, जब अच्छी तरह 100% उन्हें लगता है कि ये चीज़ बेस्ट है, तब वो जाके कहीं ना कहीं वो चीज़ें लागू होती है। इन्हें जो 1993 में लगे थे और इन्हें 12 से 13 साल लग गए थे जब ये कानून लागू हुआ, NCF 2005 लागू हुआ। फिर क्या है, तो NCERT भी इसमें शामिल है, ये तो हेड ब्रांच है, ये तो आएगी ही आएगी। ऑथेंटिक बुक लिखना सबसे बड़ी ब्रांच है ये एजुकेशन फील्ड में काम करने वाली। तो कई बार इसके बारे में भी पूछ ली जाती है। इसकी जो स्थापना है 1961 में हुई थी और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फैक्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्थापना हुई कब, 1961 में, और हेडक्वार्टर रहेगा नई दिल्ली में। तो ये क्या है, रिव्यू
रिव्यू करती है, समीक्षा करती है। जो भी एजुकेशन फील्ड के जितने भी मामले होते हैं, कोई बुक है या कोई ऐसा करिकुलम है, कौन सी करिकुलम लिखे जाए, कौन से एग्जाम्पल हम बुक में देंगे, ठीक है। तो जितना भी रिव्यू करना होता है, ये एक बहुत बड़ी संस्था है पूरी इंडिया की, और ये अपना रिव्यू देती है। और जो हमारा एनसीएफ है, एनसीएफ 2005, वो कहीं ना कहीं जो ब्रूनर का सिद्धांत है, निर्मितवादी या संरचनावादी सिद्धांत को फॉलो करता है। ये ब्रूनर क्या मानते थे? ये मानते थे कि लर्निंग बाय डूइंग, क्रियाशीलता को इन्होंने अपना मेथड बनाया कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करके सिखाना चाहिए। बच्चा खुद करे, अपने हाथों से करे, प्रैक्टिकल करे, तो उस चीज़ में बच्चा क्या है, ज़्यादा दक्ष होता जाता है, ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आती जाती है। ये कहना है जेरोम ब्रूनर का, और उसी के सिद्धांत से प्रभावित है हमारा। कई बार चीज़ें पूछ ली जाती है कि जो एनसीएफ 2005 है हमारा, कि ये कौन से साइकोलॉजिस्ट के जो सिद्धांत है उस पर बल देता है, तो जेरोम ब्रूनर सिंपली पूछ लिया जाता है, ब्रूनर के सिद्धांत पर बल देता है, क्योंकि उसी का जो सिद्धांत है उसी के हिसाब से हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है वो बनी हुई है। ये फिर क्या है, इस पर बात की हमने। जो आधार है यानी बेस तैयार हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1961 में आई थी, वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर दूसरी जो नीति आई 1986 और 1992 को, ठीक है, उसे हम भूल जाएंगे। जो बेस माना जाता है एनसीएफ का, क्या बेस है? एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 1986 और 92 में आई थी, ठीक है। इन्हीं ने ही शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं अनुशंसा की थी भाई इस चीज़ पर आप काम करके देखो सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या है, जो ये एनसीएफ है ये 22 भाषाओं में लिखा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। तो जो हमारा एनसीएफ है ये हमारे जो देश की भारतीय भाषाएं हैं 22 भाषाओं में लिखा गया है, और आज की डेट में ये 17 राज्यों द्वारा स्वीकृत किया गया है, ठीक है। ये एक दो आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, ये स्टेट के बारे में नहीं पूछी जाती, लेकिन लिखा कितनी भाषाओं में गया है? 22 भाषाओं में निर्माण किया जाता है। अब भाषा की बात कर ही रहे हैं तो हम एक टॉपिक और जान लेंगे यहाँ। जो हमारा जो भाषा संबंधी कंसेप्ट है वो संविधान के 343 भाग ये कहता है कि जो भाषा है ना, ये भाषा है, हमारी भाषा होगी, जो राष्ट्रीय भाषा होगी वो हिंदी होगी, और ये जो 343 अनुच्छेद है ये हमारी हिंदी भाषा को मान्यता देता है। और ये कहता है कि 22 भाषाएं हैं इंडिया में भारतीय समाज में 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अंग्रेजी को हमारे भारतीय संविधान में कोई मान्यता प्राप्त नहीं है कि इंडिया की जो भाषा है वो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी भी होगी, तो 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, 22 भाषाएं हैं। और 343 अनुच्छेद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करता है। तो 22 भाषाओं में निर्माण किया गया है, और आज की डेट में 17 राज्य द्वारा इन्हें स्वीकृति मिली हुई है, यानी सिर्फ 17 ही स्टेट ऐसे हैं जहां एनसीएफ लागू है 2005 वाला, ठीक है। फिर क्या है, ये करके सीखने पर बल देता है कि ये बात हम पहले कर चुके हैं। ये बच्चा कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग, क्रियाशीलता पर बेस्ड है। बच्चा जितना खुद अपने हाथ से काम करेगा उतना ही वो परफेक्ट बनता जाएगा, उसमें दक्षता आती जाएगी, ये कहना है एनसीएफ का। फिर क्या है, इन्होंने एक बायोडाटा बनाया कि जो हम एजुकेशन देते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, प्राथमिक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, सेकेंडरी, प्राइमरी या सीनियर सेकेंडरी, तो उसमें हम लैंग्वेज के रूप में अगर सबसे पहले कोई हमें लैंग्वेज चूज करनी होती है कि ऐसी लैंग्वेज चूज करें जिससे बच्चे की जो लर्निंग है वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से हो जाए, तो इन्होंने एक स्कीम दी। उसके हिसाब से इन्होंने क्या कहा, जो प्राथमिक लेवल है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, या जो स्थानीय भाषा है कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को क्या है मातृभाषा में, मदर टंग में एजुकेशन दी जाए। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी अभी घर से विद्यालय में आया है और उसे जो अंग्रेजी है, हिंदी है, अभी समझ में नहीं आई है, उसे भाषा के रूप में वो भाषाएं सीखनी पड़ेगी। तो बच्चे को जो ज्ञान देना है ना शुरुआत में, स्टार्टिंग में, तो कौन सी लैंग्वेज में दिया जाए? मातृभाषा में दिया जाए। तो ये बात थी पहले पॉइंट की। फिर दूसरी बात पर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसने क्या बताया एनसीएफ ने
कि त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया कि 3 भाषाएं तो बच्चे को आनी ही आनी चाहिए। अगर उसे जीवन में आगे जाना है तो कुछ करके दिखाना है तो 3 भाषाएं तो आनी ही आनी चाहिए। प्राथमिक लेवल पर हम सिखा देंगे बच्चे को, ठीक है, बोलना है, जो विचारों का आदान प्रदान करना है, अपनी बेसिक नीड्स है, आदतें हैं, कुछ भी बच्चे को करना है तो वो अपनी मदर टंग में नो इशू अब टीचर से बात कर सकता है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, प्राथमिक लेवल पर हम सबसे ज़्यादा जो बर्डन है बच्चे को इंग्लिश पर थोपते हैं कि आप इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो। हम NCF 2005 के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, ये जो एक दुखद बात है और आने वाले समय में ये जो भयानक रूप है इसका देखने को भी मिलेगा हमें। त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया कि प्राथमिक लेवल के बच्चे को फ्रैंक बनाना है, उसे सामाजिक प्राणी बनाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बोले, इंटरेक्शन करे, समाज के साथ जुड़े, अपनी संस्कृति सीखे। वहाँ भाषा मायने नहीं रखनी चाहिए, बच्चा गुजराती फील्ड का है, पंजाबी का है, हरियाणवी है, नो मैटर, बच्चे की जो भी लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, उसमें आप एजुकेशन देंगे, ठीक है। फिर क्या है, मातृभाषा है स्थानीय भाषा, ये गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी जो 22 भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, नेपाली, कश्मीरी, डोगरी, कोंकणी, कुछ भी हो सकती है जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकती है जो 22 भाषाएं हैं, उस पर एजुकेशन देंगे। अब नंबर 2 की बात आती है। नंबर 2, जब बच्चा 6th क्लास में जाएगा, 6 से 8th कह लीजिए, कई बार 10th तक भी ले जाते हैं हम इस टॉपिक को, कि वहाँ बच्चे को क्या है, हिंदी भाषा सिखाओ। हिंदी भाषा जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उस भाषा को सिखाओ और उसी भाषा को बेस बनाकर बच्चे को लर्निंग करवानी है, ठीक है। तो जो है राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, वो माध्यमिक स्तर पर बच्चे को एजुकेशन दे हिंदी भाषा की। फिर आती है इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो बच्चे को कब सिखाई जानी चाहिए, ये बच्चे को उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी में जब बच्चा एंटर करता है वहाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए। वो सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, चीन की मंदारिन, रशियन और कनाडा की कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है जो बच्चा सीखने में इंटरेस्टेड है। इंटरनेशनल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, ये बच्चा फिर व्यवसाय के रूप में कोई भी लैंग्वेज चुन सकता है, उस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, ज़्यादातर जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी चलती है, तो इन्होंने भी क्या है फ्रेमवर्क में इंग्लिश को प्राथमिकता दी कि इंग्लिश सिखाई जाए, ठीक है। तो ये बात रही। करके सीखने पर बल देती है, क्रियाशीलता के आधार पर रचनात्मकता और सृजनात्मकता को बल देती है कि बच्चा खुद करेगा तो क्रिएटिव होता जाएगा, रचनात्मक होता जाएगा। तो इस चीज़ पर क्या है, इस चीज़ पर बल देता है हमारा NCF 2005। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की है। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे लाइन टू लाइन उठाए जाते हैं, तो आपको इन्हें रटना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, सिर्फ हमें याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है। 35 सदस्य थे, इतने समूह बनाए गए, कौन सी समिति है, कब आई, तो ये फैक्ट है, हमें याद रखने पड़ेंगे। बाय बाय, टेक द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, यही टॉपिक जारी रहेगा। बाय बाय गाइज।